नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ाते हैं। आपको संपूर्ण कोशिका की जानकारी जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के हुए देखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं कोशिका एवं कोशिका की संरचना, यानी कोशिका क्या है और कोशिका की जो बनावट होती है वह किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि कोशिका जो होता है वो कोशिका जीवों का रचनात्मक एवं क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है, जो स्वतः प्रजनन में क्या होता है, समर्थ होता है। यानी कि कोशिका एक कोशिका से दूसरे कोशिका में स्वतः प्रजनन द्वारा क्या होती है, बढ़ते जाती है। अरे कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द है उसे सेल कहते हैं। सेल माने क्या होता है, कोशिका। और यह एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है सेल्यूला। सेल्यूला शब्द से जो सेल बना है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। हालांकि कोशिका के आधार पर समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरे को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। यानी वह जीव जिसके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से ही होता है, वैसे जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक ना, बैक्टीरिया हो गया। ये सब ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, इसलिए ऐसे जीव को एक कोशिकीय कहते हैं। और वैसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, या मैमेलिया वर्ग के जितने भी वर्ग आते हैं, या मत्स्य वर्ग है, एविस वर्ग है, ये जितने भी वर्ग के जीव आते हैं इन सभी का निर्माण जो है एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, इसलिए ऐसे जीव का हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आते हैं कोशिका के जितने भी कोशिका का आविष्कार एवं अनुसंधान का इतिहास कैसे है, कोशिका की खोज कैसे हुई, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज तब हुआ था जब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और माइक्रोस्कोप के यानी कि हम लोग उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था। और उसने अपने द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी में ही सर्वप्रथम बोतल की जो कर्क होती है उस कर्क को रखकर उसने क्या किया, देखा। और देखने के बाद उन्होंने पाया कि कर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटे छोटे कोठरियाँ दिखाई देती है। और उन्हीं कोठरियों को उन्होंने नाम जो है रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, शेल दिया। क्या नाम दिया, शेल दिया। इसके बाद लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ठीक है, यह एक डच वैज्ञानिक था जिसने सूक्ष्मदर्शी के लेंस में संशोधित किया और कोशिका को अध्ययन को क्या किया, आगे बढ़ाया। उन्होंने लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम ठीक ना स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवाणु और प्रोटोजोआ को उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। यानी कि लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है वह जीवाणु और प्रोटोजोआ को क्या किया था, खोज किया था। इसके बाद है 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया और उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचुरी से देखा था। इसके बाद है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के जो केंद्रक होता है उसने केंद्रक का क्या किया था, खोज किया था। और कहा था कि कोशिका के अंदर भी एक छोटा सा गोलाकार क्या होता है, रचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक या केंद्रिका कहते हैं। इसका पता रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1800 ईस्वी में लगाया था। इसके बाद कोशिका सिद्धांत का जो श्रेय जाता है एवं स्लाइड, हम लोग शॉर्ट में कहते हैं स्लाइडेन एवं श्वान को जाता है। स्लाइडेन एवं किसको जाता है, श्वान को जाता है। क्योंकि स्लाइडेन जो था वो वनस्पति शास्त्री था और जो श्वान था वो जंतु शास्त्री था। स्लाइडेन ने कहा कि समस्त जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर कहते हैं, और जंतु शास्त्री श्वान ने भी कहा था कि प्रत्येक जीव का निर्माण जो होता है वो कोशिका से होता है। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और समस्त जीवों के शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिकाएं पौधे और जंतुओं की क्या होती है, रचनात्मक जो होती है वह क्या होती है, इकाई होती है।
इसके बाद सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने, यानी हम लोग शॉर्ट में से विर्चो कहते हैं, विर्चो ने कहा कि कोशिका सदा कोशिका के विभाजन से ही क्या होती है, पैदा। यानी विर्चो ने कहा था कि दो कोशिका का निर्माण जो होता है हमेशा कोशिका के विभाजन से ही होता है। यह किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। इसके बाद वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेक्सल संरचना को पहली बार क्या किया था, देखा था। यानी कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेक्सल जो संरचना होता है उसके पहली बार देखा था। इसके बाद कोशिका क्रम का जो सीबियोस का शोध पत्र था प्रस्तुत किया था। वाल्डियर ने गुणसूत्र का क्या किया था, नामांकन किया था। और ये इमे इस स्विम्पर ने पर्णहरित का क्या किया था, नामांकन किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि विर्चो ने भी बताया था, मैक्स मुल्ज ने भी बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्मा का क्या है, एक पिंड है। यानी कि मैक्स सुल्ज ने जो कहा था वह कहा था कि कोशिका जो होता है वह प्रोटोप्लाज्मा का क्या है, एक पिंड है। इसके बाद जो है जी पैलेट ने राइबोसोम की खोज किया था। किसने किया था? राइबोसोम की खोज किया था। इसके बाद नॉल और रुस्का ने जब सूक्ष्मदर्शी का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या किया था, आविष्कार किया था, तब जो है कोशिका को अध्ययन को क्या किया गया, बहुत आगे क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। तो कोशिका के आधार पर हम लोग जो है, कोशिका के रचना के आधार पर जो है हम लोग कोशिकाओं को कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अब आते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में अंतर क्या है। तो ये पहला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वह केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। अगला अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही झिल्ली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली यानी दो झिल्ली होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कहते हैं प्रोकैरियोटिक केवल एक ही प्रकार के कोशिका होता है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक जीव का, यानी जितने भी जीव होते हैं सारे जीव की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है। और जितने भी जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब की कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार और संख्या दोनों में, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वह छोटा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है वह क्या होता है, ये दो संख्या में, और यूकैरियोटिक से दोनों से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अगला होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये आद्य कोशिका होता है, यानी पूर्ण रूप, यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका हम कह सकते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्रोमोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो होते हैं वह केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जी काय भी पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो केवल पादप कोशिका होती है उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस प्रकार से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, बहुत सारा अंतर है। अब आते हैं हम लोग कोशिका की संरचना, यानी कोशिका की बनावट कैसी होती है। तो कोशिका सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बना होता है, कोशिका का निर्माण बहुत सारे घटकों से होता है, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग जो होता है उसका, प्रत्येक कोशिकांग जो है वह अपना कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। और सभी जीवों में जो कोशिका की एक ही पर कोशिकाओं के जो होते हैं एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो रचना के आधार पर सबसे पहले आते हैं तीन भागों में बांटा। एक होता है कोशिका झिल्ली जो सबसे बाहरी आवरण होता है, एक होता है केंद्रक जो कोशिका के बीच में होता है, और कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के क्या होता है, बीच में। जैसे हम आपको, आइए आप लोग को एक फिगर से अब हम लोग दिखाते हैं
कि ये जो हमारा ये फिगर नज़र आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पे ये जो फिगर आ रहा है ये आपको बता दें कि ये जो झिल्ली होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो होता है वो हमारा क्या है, केंद्रक है। और इसके बीच में जो पाए वाने वाला जो द्रव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये छोटे छोटे जितने भी अंग पाए जाते हैं, इन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का छोटा छोटा क्या होता है, अंग होता है। कोशिका का छोटा छोटा अंग होता है। और ये पादप कोशिका में इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक प्रकार का आवरण होता है जिससे हम लोग जिससे कोशिका को काफ़ी कठोरता प्रदान करता है। लेकिन यह जो आवरण होता है वह क्या होता है, वह पादप ये जीवों में नहीं पाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिका के रचना में हम आप लोगों को बताए हैं कि ये 3 प्रकार का क्या होता है। अब आइए कोशिका झिल्ली, कह रहे हैं कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका जो झिल्ली होता है, हम बता दें कोशिका जो यहाँ हम आप लोग को जो कोशिका झिल्ली दिखा रहे हैं, यह कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों ओर, कोशिका के क्या होता है, कोशिका के ये हमारा क्या है, कोशिका है। इस कोशिका के चारों ओर एक प्रकार का क्या होता है, आवरण होता है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, या इसे प्लाज्मा मेंबर भी कहते हैं। यह जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि ये कुछ ही चीज़ों को कोशिका के अंदर जाने देती है और जो ज़रूरत होता है उसी को अंदर जाने देती है, और ये कुछ चीज़ों को कोशिका के अंदर नहीं जाने देती है। क्योंकि यह झिल्ली जो होता है यह उन्हीं पदार्थ को अंदर और बाहर आने देती है जिसे कोशिका की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए इस झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। और यह झिल्ली जो होता है यह दोहरे आवरण का बना होता है, जिसके बीच में अनेक छिद्र होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और इसकी 2 परत प्रोटीन की होती है और बीच में एक परत क्या होता है, लिपिड का होता है। यानी हम आपको अगर दिखा दें तो यहाँ देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि जो कोशिका झिल्ली जो होता है यह दोहरे आवरण होता है, जिसमें 2 आवरण होता है, जिसमें यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये दोनों जो आवरण होता है, ये आवरण जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है, और इसके बीच में लिपिड का क्या होता है, बीच में ये लिपिड पाया जाता है। अब आते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हम आप लोग को कोशिका द्रव्य यहाँ बताए थे कि कोशिकाओं के बीच में ये जो जितना भी द्रवित पदार्थ पाया जाता है, इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आइए कोशिका द्रव्य के बारे में देखते हैं। कोशिका द्रव्य वह भाग होता है जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के क्या होता है, बीच में होता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं। हालांकि बता दें कि कोशिका द्रव्य बहुत गाढ़ा, पारदर्शी और चिपचिपा होता है, और ये जो होता है विषमांग होता है। क्या होता है, विषमांग होता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ के पदार्थ रहते हैं। अब आते हैं कोशिका के अंदर। देखिए ये जो कोशिका के अंदर ये जो पाए जाने वाला ये छोटा छोटा अंग होता है, इसी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो मेरा सबसे पहला है कि ये जो होता है ये मेरा सबसे पहला है जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे अंग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो आइए एक एक करके कोशिकांग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहला है मेरा अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए आपको बता दें कि ये कह रहा है कि जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, झिल्लीदार, सखित और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका है। हालांकि आपको बता दें कि अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है रुखड़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। बता दें कि प्रद्रव्य जालिका होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका के समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ स्पष्ट आप लोगों को हम यहाँ दिखा देते हैं कि ये जो है ये आप देख सकते हैं
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए दो प्रकार का होता है, ये खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका और ये होता है चिकनी। ये केंद्रक, ये चिकनी है, ये भी चिकनी है, ये भी चिकनी है, ये चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका है। और इस चिकनी अंतःपरद्रव्य पर ये जो राइबोसोम सटा रहता है, ये छोटा छोटा करके क्या है यहाँ सटा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका। और जिस पे राइबोसोम नहीं सटा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। ये है रुखड़ी और ये चिकनी। सबका क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। चिकनी का अलग होता है और रुखड़ी का अलग। तो इस प्रकार से अंतःपरद्रव्य जालिका जो होता है वह खुरदुरी भी होता है और चिकनी भी होता है। और ये केंद्रक के चारों ओर बिखरा रहता है, ये केंद्रक में भी सटा रहता है, केंद्रक से लेकर ये कोशिका झिल्ली तक क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं, ये तो बता दिए कि राइबोसोम प्रोटीन का ये अब आपको बता दें कि अंतःपरद्रव्य बताया दो प्रकार का होता है, रुखड़ी और चिकनी होता है। इसके बाद अब आइए हम आप लोगों को बता देते हैं राइबोसोम के बारे में। कह रहे राइबोसोम की इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में पैलेट ने किया था। किसके किया था, पैलेट ने किया था। ये अंतःपरद्रव्य जालिका झिल्लियों को हम बताए थे कि जिस अंतःपरद्रव्य जालिका, यहाँ अंतःपरद्रव्य जालिका में जिस पे राइबोसोम सटा रहता है उसे खुरदुरी कहते हैं और जिस पे नहीं सटा रहता है उसे चिकनी कहते हैं। तो यहाँ लिखा है ये अंतःपरद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर क्या रहता है, सटा रहता है, या फिर अकेले या गुच्छों के कोशिका में बिखराता है। राइबोसोम को गुच्छों मिलता है, जो राइबोसोम गुच्छों में मिलता है उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं और या पॉलीसोम कहते हैं। जो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, भाग लेता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, भाग लेता है। और यह प्रोटीन और आरएनए का, यहाँ हम आप लोगों को यहाँ फिगर में राइबोसोम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सटा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम यहाँ भी कहीं ना कहीं यहाँ कोशिका के अंदर देखिए यहाँ बिंदु के रूप में क्या है, बिखरा, यहाँ बिखरा हुआ है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और ये अंतःपरद्रव्य जालिका भी क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। तो राइबोसोम के बाद हम आप लोगों को आइए आगे पढ़ाते हैं लाइसोसोम। आप लोग को पता है कि लाइसोसोम की जो खोज, लाइसोसोम की यहाँ जो खोज हुआ था, लाइसोसोम की खोज डवे ने किया था, लेकिन इसका एलेक्स नोविकाय ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका में लाइसोसोम को देखा तथा इसे लाइसोसोम क्या किया था, नाम दिया था। यह एकल झिल्ली आबंध कोशिका है। इसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय पदार्थ, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, पाचन एंजाइम पाते हैं। और लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों को पचने में क्या करता है, मदद करता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, लाइसोसोम भी एक प्रकार का इस चारों ओर थैली से क्या रहता है, बंद रहता है। और लाइसोसोम जो होता है, ठीक ना, लाइसोसोम जो होता है ये छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है। और जब इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इसमें जो होता है ये पाचन एंजाइम जो होता है, जो जीव द्रव्य को घुलाकर या नष्ट करने की क्या होता है, क्षमता होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की जो थैली होती है वो अपने आप, लाइसोसोम की जो थैली होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, फट जाती है। और उसमें जो पाचन एंजाइम जो होते हैं वो खुद की कोशिका को क्या करते हैं, पचा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या करते हैं, थैली कहते हैं। और आइए देखते हैं, इसमें भी कहीं फिगर में आप लोगों को लाइसोसोम यहाँ देखा होगा, एक छोटा सा थैली के रूप में है। और ये थैली सब इसमें पाचन एंजाइम जो होता है या लाइसोसोम है, यहाँ पाचन एंजाइम जो होता है। और जब ये क्या हो जाता है, मर जाता है, कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त, ये थैली फट जाता है। और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे हैं। और ये खुद की कोशिका को क्या कर देता है, पचा देता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद आते हैं किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और यह कोशिका के चारों ओर क्या रहता है,
बिखरा रहता है। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1829 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। कह रहे हैं कि इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील है। ये कोशिका द्रव्य के कणों, सूत्रों और छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली से घिरी रहती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरे आवरण की झिल्ली से भी घिरी रहती है और दोनों झिल्ली के बीच में एक तरल गुहा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। आइए हम यहाँ फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोहरी, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है और ये दोहरी झिल्ली से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। कह रहा है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ये छोटे छोटे अनेक प्रवध निकले रहते हैं जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। इसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहते हैं। और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम आप लोगों को बता देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बाद लवक बता दें कि लवक जो होता है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जो होता है या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है और यह कोशिका के चारों ओर क्या रहता है, बिखरे रहता है। इसका आकार गोलाकार, अंडाकार, तस्तरीनुमा, ये विभिन्न आकार का होता है और तारानुमा भी होता है। और बता दें कि लवक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक उसको कहते हैं, यह पौधे के उस भागों में पाया जाता है, यह पौधे के क्या होता है, उस भागों में पाया जाता है जहाँ पे सूर्य का जैसे जड़, भूमिगत तना, इस सब में जो होता है वो अलौकिक पाया जाता है। जहाँ पे जो सूर्य से प्रकाश के क्या रहता है, वंचित रहता है। ये अवर्णिक का कोई रंग नहीं होता है, जिसके कारण पौधे जो होता है, पौधे में कोई रंग नहीं होता है। दूसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं और ये पौधे के फल, फूल इत्यादि पाए, इसी के कारण ही फल, फूल, बीज क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। यह लाल, पीला, हरा, नारंगी बहुत कलर का होता है और इसी वर्णी लवक के कारण जो ही है वह पौधे के जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज हो गया इत्यादि में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। अगला है हरित लवक। हरित लवक तो आपको पता है कि हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद वर्णों की सहायता से, यानी हरित लवक की ही सहायता से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसी कारण इसे हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। यानी हरित लवक को हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिन नामक वर्णक भी रहता है। यानी कि कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग जो होता है वह क्या होता है, पीला होता है और जेंथोफिन नामक वर्णक पाया जाता है। पत्तियों का पीला होने का उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। और पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु, बहुत बार पूछता है कि पर्णहरित यानी कि हरित लवक में, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु जो है वह पाया जाता है। अगला आपको बता देते हैं रसधानी। क्या है, रसधानी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि रसधानी जो कह रहे हैं कि कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। तो रसधानी हम यहाँ आपको फिगर में दिखा देते हैं। लाइसोसोम देखिए, यहाँ पे ये हरित लवक है, जो ये है केंद्रक है, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसमें नहीं दिया है रसधानी, ठीक है, नहीं दिया। आइए देखते हैं रसधानी के बारे में आप लोग देखते हैं। कह रहा है कि रसधानी या कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से अर्धपारगम झिल्ली, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती है, यानी रसधानियाँ छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। इन रसधानियों के अंदर ठोस और तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका की जो रसधानी होती है वह छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका की जो रसधानी होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिका की रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है, जो कि क्या होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। यानी कि पादप कोशिका की रसधानी में क्या होता है, कोशिका रस भरा होता है जो निर्जीव होता है। इसमें और इकर है कि इसमें जो होता है
यानी कि इस रस में लवण, शर्करा, एमिनो अम्ल और कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि रसधानी जो होता है वह कोशिका युक्त रसधानियाँ, ये कोशिका युक्त रसधानियाँ केवल पादप कोशिका में ही क्या करते हैं, पाई जाती है। कह रहे पादप कोशिका में रसधानी जो होता है वह कठोरता प्रदान करती है। और इसके अलावा भी बता दें कि रसधानी जो होता है वह जिद्रव, इसलिए ये तो हो गया कोशिका। कह रहे कि अमीबा में रसधानी जो होता है, रसधानी में ही खाद्य पदार्थ है जो है, अमीबा के रसधानी में ही खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। रसधानी के बाद आते हैं तारक काय में। किस में आते हैं, रसधानी के बाद तारक काय। कह रहा है कि तारक काय, कह रहा है कि तारक काय यहाँ इसकी खोज 1888 में बोवेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि तारक काय किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है या पादप कोशिका में नहीं जाता है। कह रहा है कि यह एक बेलन जैसी रचना है। जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह रश्मियाँ दिखाई पड़ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं। अगला है गोल्जी काय। गोल्जी काय की जो गोल्जी काय इसका नाम पड़ा है, इसकी कह रहा है कि इसको पहली बार तंत्रिका कोशिका में कैमिलो गोल्जी ने देखा था। किसने देखा था, गोल्जी ने। इसी के संरचना के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी काय पड़ा। गोल्जी काय बहुरूपिया होता है, अर्थात अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में इसकी रचना भी क्या होती है, अलग अलग होती है। केवल इसी कोशिकांग में निश्चित ध्रुवीयता पाई जाती है। बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजक से अभिरंजित किया और इसे अनेक श्रवण से संबंधित होने पाया, इसलिए इसे ब्रेकर की बॉडी भी कहते हैं। यहाँ आप लोगों को गोल्जी काय जो होता है, यहाँ गोल्जी काय मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गोल्जी उपकरण है। और मैं आपको बता दूँ कि जो गोल्जी उपकरण होता है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके चारों तरफ एक झिल्ली से घिरी हुई, यानी इसकी ये चारों तरफ गोल्जी उपकरण होता है वह झिल्ली से घिरी हुई जो होती है, झिल्ली से घिरी एक समानांतर अनेक पट्टिकाओं की या कुंडलियाँ होती है। और इन कुंडलियों को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। यानी कि गोल्जी उपकरण के भी चारों ओर एक प्रकार की पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। कह रहा है कि गोल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं और जीवाणु एवं नील सवाल में भी, और प्रोकैरियोटिक कोशिका। कह रहा है कि यह जो गोल्जी उपकरण होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम आप लोगों को आगे चर्चा करते हैं केंद्रक पे। तो हम बताए थे कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका के बीच में एक महत्वपूर्ण रचना होता है। ये कोशिका हो गया, इसके बीच में एक गोलाकार भाग होता है, इस गोलाकार भाग में बीच होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो आइए हम इस केंद्रक के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं कि केंद्रक आखिर कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं केंद्रक के बारे में। तो हम लोग को बता दें कि केंद्रक कोशिका में केंद्रक की जो खोज हमने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज जो है वो सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके बाद कह रहा है कि केंद्रक के बीच में, केंद्रक द्रव के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी रचनाएं पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। हम आप लोगों को बता दें, यहाँ फिगर में यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके चारों ओर भी एक प्रकार का क्या होता है, केंद्रक। ये होता है केंद्रक। इसके बीच में छोटा सा रचना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक के बाद आइए हम यहाँ इस केंद्रक की चर्चा कहते हैं होता है, जिसके केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कह रहा है कि यह जो केंद्रक यहाँ जो केंद्रक होता है, मैं आपको बता दूं कि हाँ यहाँ पे एक ये केंद्रक जो होता है एक चारों ओर झिल्ली से क्या रहता है, ये दोहरी एक झिल्ली से क्या रहता है, घिरा रहता है। इसी झिल्ली को जो कह रहा है कि इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक काया या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसे द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल भरा होता है, अर्ध तरल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे जैसी जाल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। और आपको बता दूं कि
इसके अलावा अब आते हैं जो क्रोमैटिन जालिका होता है, तो ये कोशिका के बारे में था। अब आते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कह रहे हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की जानकारी सर्वप्रथम 1855 में बिरचाउ ने दिया था। किसने किया था? बिरचाउ ने दिया था। और आपको बता दी कि कोशिका में विभाजन जो होता है वह 3 तरीक़ों से होता है। पहला होता है कौन सी? असूत्री विभाजन, जिसमें जीवाणु, निर्हित शैवाल, ईस्ट, अमीबा यानी कुछ प्रोटोजोआ में जिनमें अविकसित कोशिका यानी जिनकी कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उनका विभाजन जो होता है असूत्री विभाजन होता है, जिसे असूत्री विभाजन भी कहते हैं। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है और आधा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये है कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कह रहा है कि 1882 ईस्वी में वार्नर फ्लेमिंग द्वारा ही कोशिका के इस विभाजन को समसूत्री विभाजन क्या किया गया? नाम दिया गया। समसूत्री विभाजन होता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज में जैसी 5 अवस्थाओं में क्या होता है? संपन्न होता है। कह रहा है कि कह रहे यहाँ भी आप देख सकते हैं गुणसूत्र मध्य रेखा में मोटा फेज में आ जाता है। तो समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? समसूत्री। कह रहा है कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं टेलोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोफेज कहते हैं। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का क्या होता है? जन्म होता है। और यहाँ कुछ आइए आपको बताते हैं अर्धसूत्री विभाजन में इनमें न्यूक्लियकारी का इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन का नाम जो मायोसिस ने, फॉर्मर और मूरे ने इसे क्या रखा? मायोसिस रखा, यानी अर्धसूत्री विभाजन 1905 ईस्वी में फॉर्मर और मूरे ने रखा। अर्धसूत्री कह रहा है कि यहाँ कह रहे अर्धसूत्री विभाजन की ओर से वीमैन द्वारा दी गई तथा इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 में स्टर्नबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर ने किया था। कह रहा है यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में, सेक्स सेल में होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन तो होता है यह केवल किस्मत, यह सिर्फ किस में होता है? यह सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। अलग करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री क्या होती है? 2 होती है। तो इस प्रकार से ये कोशिका विभाजन जो होता है ये संपन्न होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कोशिका में जिद्र में पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक हैक्सेल ने जीवन का भौतिक आधार माना। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था? हैक्सेल ने किया था। इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण कोशिका का जो अध्ययन होता है वह क्या होता है? समाप्त होता है। अगर ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो, अगर जानकारी भरपूर मिली हुई तो कृपया आप जो इसे जो होते हैं एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। नहीं हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगले वीडियो में भी आप लोगों को हम एक ही वीडियो में किसी अन्य जैसे उत्तक हो गया, उत्तक की हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी क्या कर सके? प्रदान कर सके। इस प्रकार से ये कोशिका और कोशिका की रचना का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।